हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। एक लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टेलीस्कोप के बारे में, दूरदर्शी के बारे में, और उसमें से हमने परावर्तन दूरदर्शी के बारे में डिस्कस करना है आज। अपवर्तन दूरदर्शी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो आपके सिलेबस में वैसे तो कोई खास मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन बेसिकली परावर्तन दूरदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैसेग्रेनियन और एक न्यूटोनियन। तो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जस्ट एज अ स्टडी है, उसमें कोई ना तो डेरिवेटिव पोर्शन है ना कोई न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो उसी के बारे में आज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हमारे पास अपवर्तन प्रकार का दूरदर्शी था तो हमने परावर्तन दूरदर्शी का उपयोग करना क्यों उचित समझा। ठीक है, तो पहले अपन टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ेंगे आज हम रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पर हमारे पास दो प्रकार के हैं गाइस। पहला जो है वो है कैसेग्रेनियन और दूसरा जो है वो है न्यूटोनियन। ठीक है, तो कैसेग्रेनियन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और न्यूटोनियन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें परावर्तन प्रकार के दूरदर्शी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो लास्ट क्लास में हमने जब अपवर्तन दूरदर्शी का मैग्निफिकेशन देखा था वो आया था माइनस का F0/Fe। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा, अगर लेक्चर देखा है, पढ़ा है, समझा है तो याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो आवर्धन है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी के समानुपाती है। यानी अगर हम ये चाहें, जो कि हम चाहते भी हैं, कि जो हमारे पास अपवर्तन दूरदर्शी है उसका आवर्धन ज़्यादा प्राप्त हो, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने का मतलब कि जो वस्तु की तरफ रखा हुआ लेंस है उस लेंस का आकार बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी हम बड़े आकार का लेंस बनाते हैं तो उसमें खूब सारी दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस कि बड़े आकार के लेंस को बनाते समय उसमें बबल रह जाते हैं, वो एक दिक्कत होती है। फिर इतने बड़े साइज़ के जो क्या कहते हैं लेंस हैं उसको सपोर्ट करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मतलब उसको स्टैंड करने के लिए सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। उसके साथ उसमें खूब सारी और भी दिक्कत होती है। तो इन सभी दिक्कतों को ओवरकम करने के लिए, उनको मिटाने के लिए हम अपवर्तन दूरदर्शी की बजाय परावर्तन दूरदर्शी का यूज़ करते हैं, और इसमें हम लेंस की जगह मिरर का यूज़ करते हैं, यानी दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम पहला जो पढ़ते हैं वो है कैसेग्रेनियन, उसके बाद हम बात करेंगे न्यूटोनियन की। ठीक है, तो कैसेग्रेनियन जो है वो दूरदर्शी किस प्रकार का दिखता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें केवल स्टडी है गाइस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम केवल स्टडी ही करेंगे। न्यूमेरिकल, इसमें डेरिवेटिव पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। जो नहीं है तो हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, ये होता है कैसेग्रेनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप, जिसमें ये वाला पोर्शन है आई पीस। ठीक है, ये हमारा आई पीस है जहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारी आई होगी। ठीक है, आँख होगी, और यहाँ से हम दूरस्थ स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को देखेंगे। ठीक है, ये वाला जो मिरर है इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव मिरर, क्योंकि ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव मिरर कहते हैं। ठीक है, या इसे हम प्राइमरी मिरर भी कह सकते हैं। प्राइमरी मिरर भी कहते हैं इसे। किस प्रकार का होता है देख लो, ये है कॉनकेव मिरर है, तो इट इज कॉनकेव। ये अवतल प्रकार का होता है। ठीक है, अवतल प्रकार का होता है। ये वाला जो है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मिरर, द्वितीयक दर्पण। ये किस प्रकार का है, ये कॉन्वेक्स है, सो इट इज कॉन्वेक्स, यानी कि ये उत्तल प्रकार का होता है। ठीक, अब देखिए काम कैसे करता है ये। दूर स्थित किसी वस्तु से, मान लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से मेरा मतलब वास्तव में अनंत नहीं, बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित किसी वस्तु से प्रकाश की जो किरणें आएगी वो सारी की सारी क्या आएगी, समानांतर आएगी।
तो यहाँ पर दूरस्थ स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की जो समांतर किरणें हैं इस प्रकार से, वो इस अवतल दर्पण पर आपतित होगी। अवतल दर्पण पर आपतित होने के बाद इससे परावर्तित होगी इस प्रकार से, यहाँ पर भी ये परावर्तित होगी इस प्रकार से, ठीक है। ये प्राइमरी मिरर से परावर्तित होती है, परावर्तित होने के बाद ये सेकेंडरी मिरर पर आपतित होती है, सेकेंडरी मिरर से भी ये वापस क्या होगी, परावर्तित होगी, और परावर्तित होने के बाद ये कहाँ पे जाएगी, सीधे आई पीस पे जाएगी, और हमें यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, इसे कैसेग्रेनियन टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहते हैं। इसकी संरचना समझ लीजिए। इसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब के सिरे पर एक ऑब्जेक्टिव मिरर, जिसे प्राइमरी मिरर भी कहते हैं, वो अवतल प्रकार का होता है। ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। इससे होकर परावर्तित किरणें दूसरे सेकेंडरी मिरर, जो कि उत्तल प्रकार का होता है, उससे परावर्तित होती है, और परावर्तित होने के बाद वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होता है, हमें आई पीस पे प्राप्त होता है, क्योंकि ये परावर्तित किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है। और हमने पढ़ा है ऑप्टिक्स में, जहाँ पर भी परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आई पीस पे हमारी आंख जो है, हम वहाँ से उसको देखते हैं और हमें वहाँ पे वस्तु का क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के टेलीस्कोप को हम कहते हैं कैसेग्रेनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ थ्योरी है, और थ्योरी में आपको बता चुका, और ये काम कैसे करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर दीजिएगा। आई होप कैसेग्रेनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी बात करते हैं न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप की। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरा हम डिस्कस करते हैं न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप की। ठीक है, न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप जो है उसका डायग्राम आपके आरपीएससी की बुक में मिल जाएगा। तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार से, थोड़ा डायग्राम आराम से समझिएगा किस प्रकार से है, क्या है। तो इसमें भी हम एक अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम ऑब्जेक्टिव मिरर भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर, क्योंकि ये वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है। उसके बाद समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो मान लेते हैं कि वस्तु से दूरस्थ स्थित किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो समांतर आएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, वो इसके मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो मान लेते हैं ये इसका मुख्य फोकस है, और ये इसके मुख्य फोकस से होकर इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। और जो P पर आपतित होगी, P पर मान लेते हैं कि वो प्रकाश की किरण P पर आपतित हो रही है इस प्रकार से, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, वो उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होगी इस प्रकार से, ठीक है। हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी यहाँ से, और P पर आपतित होगी तो जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी। जहाँ पर ये परावर्तित हो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती है, वहाँ पे वस्तु का क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब। लेकिन प्रतिबिंब बनने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री पर एक और समतल दर्पण रख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक समतल दर्पण रख देता हूँ इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये परावर्तित किरणें अब यहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, तो मैं इसको डॉट कर देता हूँ, लाइनों को डॉटेड कर दिया। मतलब अगर ये आगे आती तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये आगे आ नहीं रही है। यहाँ पर मैंने 45 डिग्री के कोण पर एक समतल दर्पण रखा है, ठीक है। इट्स अ प्लेन मिरर। ये क्या है, प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण रखा है। तो समतल दर्पण पर ये प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, समतल दर्पण पर आपतित हो रही है, तो इसका वापस इससे क्या होगा, परावर्तन होगा। तो इन किरणों का इस प्रकार से वापस क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, हो गया। अब ये परावर्तित किरणें जहाँ पर कट करेगी, यहाँ पर कट कर रही है, तो यहाँ पर इस अनंत पर स्थित किसी वस्तु का क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पर इसका क्या बना देता हूँ, प्रतिबिंब बना देता हूँ। यहाँ पर हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा, इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब मिलेगा। ये बना दिया मैंने इसका प्रतिबिंब, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब बना है, अब ये प्रतिबिंब हम किसी लेंस के मुख्य फोकस पर फोकसित करते हैं, किस प्रकार से। तो मैं एक लाइन और बना देता हूँ यहाँ पे, ये बात, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ।
ठीक है, ये मान लेते हैं कि किसी लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य फोकस है, ठीक है। तो अब क्या होगा, समझ लीजिए इस पूरी प्रोसेस को एक बार वापस। हमने क्या करा, ठीक है, अनंत पर स्थित किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें इस ऑब्जेक्टिव मिरर से टकराकर मुख्य फोकस पर, इसका मुख्य फोकस से गुजरेगी और पी पर जितना कोण बनाते हुए आती है उतना कोण बनाते हुए जाएगी। प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन इससे पहले हमने 45 डिग्री पे एक प्लेन मिरर को रखा है। ये कितने डिग्री पे रखा है, 45 डिग्री पे। तो परावर्तित किरणें इससे परावर्तित होकर इसका प्रतिबिंब यहाँ कहीं पे बनाती है। ये प्रतिबिंब को हम किसी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखते हैं। तो हम क्या रखते हैं, यहाँ पे एक उत्तल लेंस रख देते हैं, इस प्रकार से एक उत्तल लेंस रख देते हैं, ठीक है। ये रख दिया मैंने एक उत्तल लेंस, थोड़ा व्यवस्थित बना देते हैं इसको भी, ये रख दिया मैंने एक उत्तल लेंस। अब क्या होगा, ये वस्तु इस उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर हम फोकसित करते हैं, यानी कि ये इसके एफ पर है। इसका मतलब क्या है कि इस वस्तु से चलकर जाने वाली समांतर प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी कहीं पे, और जो ध्रुव से होकर जाएगी वो बिना मुड़े क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी, ऐसा कुछ होगा इस प्रकार से। और ध्रुव से जो जाएगी वो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। इन किरणों को मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और अगर इन किरणों को पीछे की तरफ भी बढ़ाऊंगा तो ये भी कहीं पे प्रतिच्छेद करने वाली नहीं, क्योंकि ये किरणें एक दूसरे की क्या होगी, समानांतर होगी। और हमने पढ़ा है कि अगर ये कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी मतलब ये अनंत पर प्रतिच्छेद करेगी, मतलब हमें वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। अनंत से मेरा मतलब वास्तव में अनंत नहीं बल्कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये जो लेंस है ये आई पीस का कार्य करता है, ठीक है। सो इट बिहेव्स लाइक आई पीस, और यहाँ पे हमारा जो आँख जो है वो यहाँ पे होती है, तो हम यहाँ से इस वस्तु को देखते हैं, ठीक। एक बार वापस इसको पूरा समझ लीजिए क्योंकि डायग्राम इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वस्तु जो अनंत पर स्थित है उससे प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं वो प्रकाश की किरणें इस ऑब्जेक्टिव मिरर, प्राइमरी मिरर से परावर्तित होती है। परावर्तन के बाद समतल दर्पण रखा होता है 45 डिग्री पे, उससे परावर्तित होकर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है हमें यहाँ पे। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पर बनता है, यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर। और इस प्रकार के टेलीस्कोप को हम न्यूटोनियन टाइप ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, ठीक है गाइस। ये इसका रे डायग्राम है और इसमें भी केवल स्टडी है, इसमें किसी प्रकार का कोई डेरिवेशन पोर्शन नहीं है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लीजिएगा, और इसकी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको नोट्स में भी ये थ्योरी मिल जाएगी, ठीक। चलिए, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, तो इसको भी मैं कर देता हूँ रफ। तो ये हमारे जो टॉपिक था लास्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये लास्ट टॉपिक था, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, जो हमने दोनों ही प्रकार देख लिए, न्यूटोनियन टाइप और एक कैसेग्रेनियन टाइप। अब हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर देते हैं, और उसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ह्यूमन आई वाला टॉपिक बच जाता है, उस पर मैं लेक्चर भी अलग से अपलोड कर दूंगा और एनिमेटेड वीडियो भी अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, एक ही क्वेश्चन है तो उसको पीडीएफ में देके कोई मतलब ही नहीं है, मैं इसको आपके ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर 0.95 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कि किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की गिवन वैल्यूज में यहाँ पे लिख लेता हूँ, किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ यानी FO वो दे रखी है 0.95 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखिए हम जानते हैं कि दोनों उत्तल लेंस है तो दोनों की फोकस दूरी पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। एंड दे आर प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो है, दूरी को हम L कह देते हैं, ठीक है, वो 20 सेंटीमीटर है गाइस। इंपॉर्टेंट ये बात इसने कह दी यहाँ पे, इसको समझेंगे। फाइंड आउट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर इन द आई पीस। जो अंतिम प्रतिबिंब है यानी कि VE वो हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और हमेशा वो वस्तु की तरफ बनेगा आपतित किरण के विपरीत में, तो माइनस ही आएगा। हमें निकालना है इसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पे यानी कि ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, D पे बन रहा है। ये भी इन्फॉर्मेशन इसने दे रखी। क्वेश्चन एक बार वापस समझ लो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव और आई पीस की फोकल लेंथ दे रखी है, दोनों लेंस के बीच की दूरी दे रखी है, और अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी है। तो हमें इसका आवर्धन ज्ञात करना है। पहले हम इसका रे डायग्राम देख लेते हैं, हमने देखा था, मैं एक छोटा सा वापस रिव्यू कर देता हूँ किस प्रकार से होता है। देखिए
यहाँ पर तो छोटा लेंस लगा होता है, वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे हमें कहीं पे प्राप्त होता है। ये प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और इसका अंतिम प्रतिबिंब हमें या तो डी पर या फिर अनंत पर प्राप्त होता है, जहाँ कहीं भी प्राप्त होगा। इस तरह से हमने इसका रे डायग्राम देखा था। तो वस्तु की यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसे u नॉट कहते हैं, प्रतिबिंब की यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को v नॉट कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की वस्तु की दूरी को ue कहते हैं, और फाइनल जो डिस्टेंस आती थी मेरे पास उसे अपन ve कहते थे। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या देखते हैं, दोनों लेंसों के बीच की हमें दूरी दे रखी है, ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी है। देखिए यहाँ ये दोनों लेंसों के बीच की दूरी किसके बराबर आएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये L के बराबर आएगी। तो L को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, v नॉट प्लस ue के बराबर। यानी ये जो मेरे पास वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर है, वो v नॉट प्लस ue के सम के इक्वल है। क्लियर। हमें निकालना है इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के दो ही फॉर्मूले पढ़े थे। पहली कंडीशन में जब वस्तु का प्रतिबिंब d पर बनता था तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, यही आया था। चलिए इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो डी चाहिए है, एफ ई चाहिए है, वी नॉट और यू नॉट चाहिए। वी नॉट और यू नॉट को अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर इस वैल्यू में इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट अप करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, दर्पण समीकरण लगाते हैं, सॉरी लेंस समीकरण लगाते हैं। तो लेंस इक्वेशन से, बाय लेंस इक्वेशन किसके लिए लगाएंगे, पहले लेंस इक्वेशन आई पीस के लिए लगाएंगे। तो लेंस इक्वेशन कहती है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर। 1/v अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ve की वैल्यू दे रखी है -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा लेफ्ट में बनेगा जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, ये आपतित किरण इस दिशा में जाएगी और अंतिम प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा। तो यहाँ से डिस्टेंस मापने के लिए इधर चलेंगे, आपतित किरण इस दिशा में है, तो इसलिए जो ये डिस्टेंस आएगी अंतिम प्रतिबिंब की वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो v की जगह क्या पुट करेंगे, v की जगह आ जाएगा -25 माइनस u की जगह कितना फाइंड आउट करना है, तो u की जगह ue बराबर 1/fe। fe कितना दे रखा है 5, तो हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। देखिए ये दे रखा है माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, ये आ जाएगा -1/ue इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/25। दोनों का एलसीएम लिया 25, ये आ जाएगा 5 प्लस 1 और ये माइनस का 1/ue। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1/ue इज इक्वल टू 6/25। इसको उल्टा करेंगे ये भी उल्टा हो जाएगा। इन दैट केस मेरे पास ue की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 25/6 सेंटीमीटर। ये ue की वैल्यू आ जाएगी गैस। ठीक है, जिसका अपन आगे यूज़ करेंगे। तो इसको अपन कोष्टक में क्लोज कर देते हैं, इसका अपन आगे यूज़ करेंगे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है v नॉट u नॉट। देखिए हमें निकालना है ue की वैल्यू मेरे पास आ गई है, ue की वैल्यू मेरे पास आ गई और इस इक्वेशन में ue है, v नॉट यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इस ue का मान यहाँ पे माइनस आया, लेकिन यहाँ पे अपन को प्लस पुट करना पड़ेगा क्योंकि वो दूरी है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, v नॉट प्लस ue की जगह माइनस की जगह प्लस पुट करेंगे क्योंकि दूरी माइनस नहीं होती है। बराबर आ जाएगा, कितना दे रखा है 20। तो v नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा ये 20, उधर गया तो ये माइनस हो जाएगा बटा 6। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा 6, इसको इससे गुणा किया कितना आएगा 6 और 6 दूनी 12, 120 माइनस 25। 120 में से 25 गया तो मेरे पास कितना बच जाएगा, यह आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 95 आएगा आई गेस, 95 और अपॉन 6। क्लियर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास v नॉट की वैल्यू आ गई। ठीक है, v नॉट की वैल्यू आ गई तो हम इससे किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, u नॉट की वैल्यू निकालेंगे अगेन। सो बाय लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन वापस लगाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए v नॉट रखेंगे v की जगह, तो v की जगह तो आ जाएगा 95/6, तो ये आ जाएगा 95/6 माइनस u की जगह u नॉट इज इक्वल टू f कितना दे रखा है 0.95। ये अगर पॉइंट हटा दो तो ऊपर मेरे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 क्या चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 6/95 माइनस 1/u नॉट इज इक्वल टू 100/95। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो क्या आ जाएगा
6/95 माइनस 100/95 इज इक्वल टू 1/u0। तो यहाँ से इस दोनों में कॉमन है 95, तो 6 में से 100 गया, याद आएगा माइनस का 94 और अपॉन 95 इज इक्वल टू 1/u0। इसको उल्टा करो, ये भी उल्टा हो जाएगा। इन दैट केस u0 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -95/94। क्लियर है गाइस? तो देखिए यहाँ से मेरे पास u0 की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरे पास v0 की वैल्यू आ गई, तो इसमें पुट कर देते हैं। मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? देन मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v0/u0। ये रहा v0, ये रहा u0। तो माइनस v0 कितना है? 95/6, ये आ जाएगा 95/6 अपॉन u0 कितना है? वो है -95/94। क्लियर? 1 प्लस d अपॉन fe, 1 प्लस d की वैल्यू कितनी दे रखी है? d की वैल्यू है 25 अपॉन fe कितना दे रखा है? fe दे रखा है 5, ये आ जाएगा fe इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक आराम से देख लीजिए आप। ठीक है, अब कुछ स्टेप बाकी रह गए, देखिए किस प्रकार से। इस 5 से ये कितने टाइम कैंसिल? 5 प्लस 1 6, तो ये m इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, 95 से 95 कैंसिल, 94 क्या आ जाएगा ऊपर और 6 क्या आ जाएगा नीचे, इनटू यहाँ पे 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 6, तो 6 से 6 कैंसिल, मतलब मैग्निफिकेशन आएगा 94। इसका क्या मतलब है कि हमें अगर कोई ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे रखा है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 0.95 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो, तो हमें इस प्रकार के कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 94 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु होगी तो वो 94 सेंटीमीटर लंबी दिखेगी। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देख लीजिए आराम से और वापस एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा आई गेस, और अपने फेयर काम में ये कर लीजिएगा। ठीक, आई होप आपने रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और इस न्यूमेरिकल को भी समझ लिया होगा। इससे आगे हम ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। क्लियर गाइस? तो मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।